हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले भी पढ़ा है और हम इसके बारे में जानते भी हैं। तो जहाँ से हमने पढ़ा था उसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पहले इस तरह से डिफाइन करते थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। The shortest distance between 2 points is called as displacement। आज हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं that shortest distance between the 2 points is called magnitude of displacement। इसका मतलब ये होगा अगर कोई पार्टिकल किसी भी तरह का मूवमेंट करता है, लेट्स से ये उसका पाथ है और ये मूवमेंट करके यहाँ चला जाता है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से इसने अपनी अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और इसका पॉइंट का इनिशियल पॉइंट हम इसको कहें और इसका फाइनल पॉइंट अगर हम ये कहें तो हम कहें उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो लेंथ हम लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई पार्टिकल जो है वो पहले यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद फिर हम यहाँ गया और उसके बाद कहेंगे लेट से यहाँ आ गया। तो उसका इनिशियल पॉइंट ए कहा गया, फिर ये बी तक मूवमेंट करता है, फिर ये सी तक मूवमेंट करता है, फिर ये डी तक मूवमेंट करता है और ए से लेके बी तक ये ट्रैवल करता है यहाँ पे कुछ 8 मीटर, बी से लेके सी तक कुछ ट्रैवल करता है यहाँ पे 3 मीटर और सी से डी तक अगर कुछ मूवमेंट करता है तो हम कहते हैं 4 मीटर। तो हमें कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, मींस ये वाली लेंथ बताएं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये वाली लेंथ पता करते हैं कितनी आएगी। तो ए से बी तक देखिए अगर 8 मीटर है और सी से लेकर डी तक 4 मीटर है तो ये हमारे पास 4 मीटर आ गया। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास 3 मीटर आ गया। तो कहा जाए फिर एडी लेंथ क्या आएगी, तो हम कहते हैं एडी लेंथ विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। सो यू कैन राइट एज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यू विल गेट हियर 25। सो द आंसर इज 5 मीटर। इन द सेम क्वेश्चन अगर क्वेश्चन कहे कि हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई है तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमने लिखा था वो सारा का सारा ऐड करेंगे, 8 plus 3 plus 4, so this will give you the 15 meter. So there is a comparison of distance and displacement also here। distance का मतलब हो गया हम टोटल कितना ट्रैवल कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लेंथ हमारे पास आती है, जो डिस्टेंस हमारे पास आती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ लेंथ की बात करी है तो इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि हमें किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को लिखना है। सिमिलरली इसी डेफिनेशन पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई एक कोनिकल शेप बना के दी गई। ये हमारे पास एक कोनिकल शेप है। इस कोनिकल शेप का यहाँ पे जो है सेंटर है। कोई पार्टिकल इसके यहाँ से किसी इस जगह पे मतलब पेरिफेरी ऑफ दिस सर्कल से स्टार्ट करता है और इस तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और इस तरह से बाहर होता हुआ ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है। तो लेट इसने ए से स्टार्ट किया और बी पे चला गया। क्वेश्चन कहता है ये वाली जो हाइट हमने यहाँ पे लिखी है, इसकी जो कोन है इसकी हाइट आपको दे रखी है, द हाइट इज गिवन एज 8 मीटर एंड जो कोन है इसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 मीटर। इस कोन की रेडियस आपको 6 मीटर दी गई है और हाइट आपको 8 मीटर दी गई है और क्वेश्चन कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट और उसका भी मैग्नीट्यूड बताना है फ्रॉम ए टू बी। तो ए से लेके बी तक हमने कितना ट्रैवल किया है।
ए से लेके बी तक ट्रैवल करने का मतलब होता है कि हम लोगों को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए और बी को डायरेक्ट मिला दे। ऐसे ए और बी को डायरेक्ट मिलाने का मतलब ये हो गया कि हमें ये देखना है ये कितना ऊपर गया है, और अगर हम इस तरह से देखें ये कितना ऊपर गया है, इसको मैं सेंटर से मिला रहा हूं, तो अगर कितना ऊपर गया है तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है ट्रैवल करी है वो 8 मीटर है। और दूसरा, अगर हम जहां से स्टार्ट हुआ उसको इस रेडियस से मिला दें, जहां से स्टार्ट हुआ उसको रेडियस से मिला दें, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वो पार्टिकल का जो ए पॉइंट है वो सबसे बाहर है सर्कल के, और सेंटर यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आएगी, जिसकी वैल्यू 6 मीटर है। तो एक तरह से इस डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूं ये कैसा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं कहूँगा ये हमारे पास एक हाइट ट्रैवल हुई है जिसकी वैल्यू हम 8 मीटर कह रहे हैं। पार्टिकल सर्कल के बाहर से कहीं से स्टार्ट हुआ था। बाहर से स्टार्ट होने का मतलब होता है कि ये ए से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटर है, लेट्स से इसको ओ नाम देते हैं, और ये बी पे पहुंच गया। ये 8 मीटर ऊपर गया है, रेडियस हमें 6 मीटर दिया गया है, तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ डायरेक्ट। सो वी कैन जस्ट राइट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय Pythagoras theorem, and that will be equals to 6 square plus 8 square का under root. So when you will under root this and get the answer as 10 meter as a displacement. तो ये जो दो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक उस डेफिनेशन पे बेस्ड हैं जो कहते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर हम मिला दें तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। सिमिलरली फिर से एक क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन के अंदर हम कहते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल का आपको एक रेडियस दिया गया है, और रेडियस आपके पास आर है। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया गया, रेडियस आपके पास आर है। इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और कहते हैं पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे जाता है। सेम क्वेश्चन हमने डिस्टेंस में भी कवर अप किया था, और सेम क्वेश्चन हम डिस्प्लेसमेंट में भी कवर अप कर रहे हैं। तो पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर वापस ए पे आ गया। तो इस तरह से पार्टिकल ए बी सी डी मूवमेंट कर रहा है, और हमें कहा जाता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, फर्स्ट आता है ए से लेके बी तक बताएं, फिर आता है ए से लेके सी तक बताएं, फिर आता है ए से लेके हमें जो है बी पे जाना है, फिर सी पे जाना है, फिर डी पे जाना है। मतलब इसको आप सिंपल वे में कह सकते हैं, इसका एक पाथ दिया गया दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। लास्ट हम कहते हैं कि हम ए टू वापस ए पे आ जाएं, दोबारा ए पे ही पहुंच जाएं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी की बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इसको मिलाने वाली सीधी लाइन हो गई ए बी, ए टू बी के लिए, जिसके अंदर ये वाली लेंथ एक तरह से रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लेंथ भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ए बी उसका हाइपोटेनियस हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो कहा जाए ए बी लेंथ कितना है, तो हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला और ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ए बी हाइपोटेनियस हो गया, आर बेस हो गया, आर परपेंडिकुलर हो गया, दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 2r²। तो हम कहेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कहते हैं √2 टाइम्स ऑफ आर हो गया है। तो ये आंसर हुआ, अगर पार्टिकल ए से लेके बी तक जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा। दूसरा फिर कहता है पार्टिकल ए से लेके बी, बी से लेके सी जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कहते हैं पार्टिकल ए से स्टार्ट होके सीधा सी पे जा सकता है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है, और पार्टिकल ए से लेके सीधा सी पे जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है
वो यहाँ पे उसके डायमीटर के बराबर है। डायमीटर का मतलब हम कह सकते हैं 2r हो गया। फिर तीसरा कहता है ए से लेके बी जाना है, बी के बाद सी पे जाना है, सी के बाद डी के पे जाना है। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट डी है। इनिशियल पॉइंट हमें ए दे रखा है और फाइनल पॉइंट डी दे रखा है, तो हम कहते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जो हमने ए बी कैलकुलेट किया था ऐसे ऊपर की तरफ, ये लेंथ उसी तरह से वापस उतनी ही दिखाई दे रही है एडी। तो यहाँ पे भी अगर कहा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसका आंसर उतना ही देंगे जितना हमने ऊपर ए बी की टर्म में दिया था, दैट इज √2r। लास्ट फाइनली कहें कि ए से लेके ए पर आ गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट को हमने वापस रीगेन कर लिया है, और अगर इनिशियल पोजीशन वापस आ गई है तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो हम यहाँ पे ही कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव तो आया ही है और एज वेल एज 0 भी आ सकता है। किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो आया ही है और एज वेल एज 0 भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन पे हमने बात करी, जहाँ पे आपको कहा गया डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बताएं, और ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए जिसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया है। अब डिस्प्लेसमेंट की ही सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं अगेन। और सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन हमारे पास है, उसे हम कहते हैं द चेंज इन पोजीशन वेक्टर of a moving body is called displacement. The change in a position vector of a moving body is called displacement. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको x एक्सिस नाम दे दें, इसको y एक्सिस नाम दे दें और इसको z एक्सिस नाम दे दें, तो पार्टिकल x पे है, y पे और z एक्सिस के बीच में कहीं मोशन कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल किसी एक जगह पे था, तो लेट से यहां था, इस पॉइंट पे पार्टिकल था, इस पॉइंट का नाम A था और इसने मोशन करना स्टार्ट किया और कहीं यहां आ गया, B पॉइंट पे आ गया। तो अब हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर इसको शो करें तो हम कहते हैं इसका ये नया पोजीशन वेक्टर बन गया। तो स्टार्टिंग में ये A पॉइंट पे था, अब ये B पॉइंट पे आ गया। जब ये A पॉइंट पे था इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स थे, दैट वाज x1, y1, z1। जब ये B पे आ गया तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। तो हमें कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहते हैं चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर। चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर को हम चाहें तो ये दूसरी एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज जो इसकी चेंज इन अ पोजीशन वेक्टर की है वो है आपके पास द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब जहां पे हेड आएगा, और इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां पे टेल आएगा। तो जो हेड और टेल के अगर कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, तो अगर उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आपको शायद याद होगा हमने वेक्टर में भी किया था। तो यहां पे कहा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यहां जो लिखा गया है वो ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर है, ए से लेके बी तक है। और ए बी वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो हम कहते हैं ए पे हमारे पास टेल आ रही है, बी पे हमारा हेड आ रहा है। तो हेड और टेल दिए जाए तो डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका होता है, आपने हेड का कोऑर्डिनेट लेना है। हेड का कोऑर्डिनेट एक्स वाला देखा जाए तो x2 है, और उसमें टेल का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 आई कैप हो गया। हेड पे y का कोऑर्डिनेट y2 है, टेल पे y का कोऑर्डिनेट y1 है, j कैप हो गया।
ऐसे Z2 माइनस Z1 के कैप हो गया। तो इस तरह से हम एक डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन कहे कि इसका मैग्नीट्यूड बताएं, तो हम इसका मैग्नीट्यूड एक फॉर्मूला लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारे पास, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस और एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट जो हमने अब तक सीखा है। अब इसको अगर हम अप्लाई करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दें, तो क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 1,1,1, 2, ये सारे कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस मीटर में है, बी पोजीशन पे चला गया जहां के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2,3, -2 मीटर में। अब कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का मतलब आपके पास ये होता है कि आप क्या करेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 2 है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो आपने आई कैप लगाया। बी का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, जिसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट वाई 1 है, जे कैप लगाया, प्लस बी का जेड कोऑर्डिनेट -2 है, माइनस लगाया, और इसका कोऑर्डिनेट 1 है, के कैप लिखा। 2 में से 1 गया, 1 आई आ गया, 3 में से 1 गया, 2j लिखा गया, और -1 में से 2 में से -1 सब्सट्रैक्ट किया तो -3 के कैप आ गया, और ये आपका आंसर मीटर में आ गया। तो दिस इज अ वे टू राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन यू हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स, वन इज ए एंड वन इज बी। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट लिखने का एक और तरीका, एक और क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट देने की बजाय क्वेश्चन कहता है ए पर्सन moves 3 meter in east, 4 meter in north, and finally climb up 5 meter. Climb up का मतलब maybe he is climbing on a pole, maybe he is moving upside by the lift and so on. Find his displacement. तो ये हमें बताना है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो ईस्ट डायरेक्शन आती है, उस ईस्ट डायरेक्शन के लिए हम आई कैप सिंबल यूज करेंगे। हमारे पास जो नॉर्थ डायरेक्शन आती है उसके लिए हम जे कैप यूज करेंगे। जो हमारे पास अप डायरेक्शन आती है उसके लिए हम के कैप यूज करेंगे। तो हम कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट लिख के बताएं। तो हम लिखेंगे 3 ईस्ट में गया है तो यू विल यूज एज आई कैप। 4 मीटर इन नॉर्थ है तो हम लिखेंगे 4 ऑफ जे कैप। 5 मीटर ऊपर गया है तो 5 ऑफ के कैप, और लास्ट में यूनिट लिख देंगे मीटर। सो ये जो हमने लिखा है इसको इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात है, अगेन यू विल राइट एज 3 स्क्वायर, आई के आगे जो नंबर लिखा गया उसका स्क्वायर, जे के आगे जो नंबर लिखा गया उसका स्क्वायर, के आगे जो नंबर लिखा गया उसका स्क्वायर, एंड अंडर रूट। इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 9 + 16 + 25 एंड दिस आंसर विल गिव यू द √50। और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 मीटर। तो ये एक और तरीका हुआ डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका, जिसके अंदर एक पर्सन का ईस्ट नॉर्थ इस तरह से कुछ डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जो कि ग्राफिकल पैटर्न पे होता है, और ग्राफिकल पैटर्न के अंदर हम लोगों ने ये कहा कि ये हमारे पास जो है वो टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो इधर हम बना रहे हैं वो हमारे पास पोजीशन एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने टाइम एक्सिस कुछ t रिप्रेजेंट कराया, और यहाँ पे हमने इस पार्टिकल का पोजीशन कुछ
एक्स रिप्रेजेंट कराया। तो इस तरह से हमने कोई कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं और हमें कहते हैं पार्टिकल कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है, पहले कुछ यहां से यहां पहुंच गया, फिर पार्टिकल कुछ नेगेटिव साइड में चला गया और देन पार्टिकल कुछ वहां पे आ गया वापस से। शुरू में जब वो स्टार्ट होता है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट 20 मीटर दिया गया, फिर ये कुछ 40 मीटर तक राइज करता है, फिर इन नेगेटिव साइड में कुछ -40 मीटर चला गया और फाइनली एक पोजीशन पे पहुंच गया जिसका कोऑर्डिनेट आपको जो है 10 मीटर दिया गया है। और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम अभी कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला डिस्टेंस है। तो आपने इनिशियली ये पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस इनिशियल पोजीशन को आपने लिख दिया 20 मीटर, सिर्फ इतना सा। और उसके बाद लास्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो 10 मीटर है। तो ये ग्राफ ये ध्यान रखना है किसके अंदर होना चाहिए, पोजीशन के अंदर होना चाहिए और टाइम के बीच में होना चाहिए। और पोजीशन और टाइम का ग्राफ देके आपको कहीं डिस्प्लेसमेंट, तो आपने पहले देखना है स्टार्ट किस एक्स पे हुआ और एंड किस एक्स पे हुआ। स्टार्टिंग एक्स इसका 20 मीटर हुआ और एंड एक्स इसका 10 मीटर हुआ। अब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। फाइनल पोजीशन हमारी 10 है, इनिशियल पोजीशन हमारे पास 20 है, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे -10 मीटर। माइनस यहाँ पे शो करता है कि पार्टिकल नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 मीटर है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक एग्जाम्पल जो है डिस्कस करी हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड हैं। कहीं हमने यूनिट वेक्टर यूज किया है, कहीं हमने आई कैप जे कैप लगा के माइनस किया है, कहीं हमने कोऑर्डिनेट लगा के माइनस किया है, कहीं हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढा है। तो ये आपके पास हो सकता है। अब इसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। कंसेप्चुअल ये है कि फॉर ए मूविंग बॉडी write relation between traveled distance and magnitude of displacement। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए हमारा डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल कितना ट्रैवल करते हैं हम। तो जो भी टोटल ट्रैवल करते हैं वो डिस्टेंस होता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दें तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ है और डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ है। अगर कोई पार्टिकल बिना मुड़े बिल्कुल सीधा ट्रैवल करता है तो जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर पार्टिकल वापस टर्न करने लग जाए, ऐसा समझें, तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है और डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाता है। तो जब तक वो टर्न नहीं करता तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आते हैं। जैसे ही वो टर्न करने लग जाता है तो डिस्टेंस बढ़ने लग जाती है। तो हम हमेशा कहेंगे डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ सकती है डिस्प्लेसमेंट से, और बराबर भी आ सकती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ये आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो कोई कह दे कि लिख के बताएं, तो यू विल जस्ट राइट एज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक के बारे में अब तक बात कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।